हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं एडवोकेट अब्दुल रहमान एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए इनकम टैक्स की कुछ स्पेशल क्लासेस लेकर। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सैलरी के सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16। इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 17। सेक्शन 17 के अंदर मैक्सिमम पार्ट ऑफ सैलरी कवर हो जाता है, मतलब सेक्शन 17 ही अब पूरा सैलरी है। सेक्शन 15 जो है वो आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि वो बेसिक चार्ज है, सेक्शन 16 डिडक्शन का है और सेक्शन 17 में सब कुछ कवर हो जाता है, जिसमें आपके अलाउंसेस, परक्यूजिट्स, बेसिक रिटायरमेंट बेनिफिट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब एवरीथिंग इज नाउ सेक्शन 17। तो स्टूडेंट, सेक्शन 17 में जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि सैलरी में होता क्या क्या है। सैलरी में नॉर्मली जो ऐड होती हैं चीजें, सैलरी प्लस अलाउंसेस प्लस परक्यूजिट्स, ये तीन चीजें मेन सैलरी में ऐड होती हैं। अब सैलरी में क्या क्या आता है, देखने वाली बात रहती है कि सैलरी में क्या क्या आता है। सैलरी में आता है बेसिक सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन। बेसिक सैलरी आप समझ रहे हैं, जो भी आपका एम्प्लॉयर आप अपने एम्प्लॉय के लिए डिसाइड करता है बेसिक सैलरी, वो कितनी भी हो सकती है, समटाइम्स 10,000, 15,000, जो भी हो गया, बेसिक पार्ट ऑफ सैलरी काउंट एज बेसिक सैलरी। वेजेस एज यू नो, किसी भी लेबर को मिलने वाला उसका रेम्यूनरेशन वेजेस कहलाता है। उसके बाद आता है बोनस। अब बोनस अलग अलग तरह का होता है। बोनस एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एनकरेज करने के लिए किसी अच्छे काम के लिए दे सकता है। कोई ओकेजनली बोनस हो सकता है, एट द टाइम ऑफ दिवाली, एट द टाइम ऑफ ईद, और अलग अलग तरीके से अलग अलग एम्प्लॉयर की अपनी पॉलिसीज होती हैं बोनस देने की। इसी तरह से कमीशन, कमीशन भी सभी एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलता, ये सभी एम्प्लॉयर्स नहीं देते। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय को खुश करने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए कमीशन देते हैं। तो ये बात हो गई कि सैलरी में क्या 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 आता है। उसके अलावा सैलरी के अंदर आते हैं कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट, जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको मिलते हैं, वो भी सैलरी का ही पार्ट होते हैं। मतलब वो भी जो इनकम फ्रॉम हेड, जो इनकम फ्रॉम सैलरी का जो हेड है, उसी में टैक्सेबल होते हैं। अब वो रिटायरमेंट बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1 रिटायरमेंट बेनिफिट ग्रेजुइटी, नंबर 2 पेंशन, नंबर 3 लीव एनकैशमेंट, नंबर 4 वीआरएस, नंबर 5 रिट्रेचमेंट, या फिर प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड भी रिटायरमेंट बेनिफिट में आएगा। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कैसे, जब हम प्रोविडेंट फंड पढ़ेंगे, क्योंकि इसको हम पूरा डिटेल में जानेंगे। अब स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको सैलरी का पहला पोर्शन जैसे बताया कि बेसिक सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन, ये पूरी तरह से टैक्सेबल होते हैं, मतलब ये फुल्ली टैक्सेबल हैं। अब अगर रिटायरमेंट बेनिफिट पे हम आए, जो जैसे मैंने बताया ग्रेचुटी वगैरह, ये पूरी तरह से टैक्सेबल नहीं होते और पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड भी नहीं होते। तो इनको थोड़ा सा मैं अलग अलग आपको बता देता हूं कि ये इनका एग्जेम्पशन का सिस्टम क्या रहता है और ये कितना टैक्सेबल होते हैं। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं ग्रेचुटी। ग्रेचुटी एक वो अमाउंट होता है जो एट द टाइम ऑफ, मैक्सिमम केसेस में रिटायरमेंट के टाइम पर आपको दिया जाता है। तो इसमें अब दो बातें जानने वाली होंगी कि अगर ग्रेचुटी आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल रही है तो उसका ट्रीटमेंट अलग, अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिल रही है तो उसका ट्रीटमेंट अलग। तो ये समझ लेते हैं हम कि अगर ग्रेचुटी आपको ड्यूरिंग द सर्विस मिल रही है तो वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगी फॉर ऑल एम्प्लॉइज, मतलब ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉइज, आइदर इट इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बट अगर आफ्टर रिटायरमेंट आपको ग्रेचुटी मिल रही है तो यहां पर देखने वाली बातें रहेंगी कि अगर वो रिटायरमेंट के टाइम पे जो ग्रेचुटी मिल रही है, अगर वो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो उस एम्प्लॉय के लिए ग्रेचुटी पूरी एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। मानी क्या जाएगी, मतलब होगी एग्जेम्प्ट। अब इसके बाद रहता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है यहां पर इनकम टैक्स ने, कि अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट 1972 में कवर होता है तो उसके लिए एग्जेम्पशन की कंडीशंस अलग होंगी, और अगर कोई एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होता तो उसकी एग्जेम्पशन की लिमिट अलग अलग होंगी। अब वो एग्जेम्पशन की लिमिट क्या क्या होंगी ये जान लेते हैं। तो ये जो चार्ट में आपको नजर आ रहा है, इनमें से कोई सी भी
जो भी सबसे कम होगा, मतलब जो ये उन्होंने कंडीशंस दी हुई होगी, जो भी कम अमाउंट होगी वो अमाउंट एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है कि एक्चुअल रिसीव, मतलब जो आपने ग्रेच्युटी एक्चुअल में आपको मिली है, या फिर इसमें 20 lakhs। और तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें आती है कि 15 days ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज इन एक्सिस ऑफ 6 month। अब इन एक्सिस ऑफ 6 month का क्या मतलब हो गया कि अगर आपकी सर्विस 6 महीने से ज्यादा की हो गई है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने कहीं पर सर्विस की है 20 साल 7 महीने, तो इन एक्सिस ऑफ 6 month वो अगले साल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मंथ्स आपके अगले साल में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो माना जाएगा 20 साल 7 महीने माने जाएंगे, 20 साल 10 महीने माने जाएंगे, या 20 साल 11 महीने माने जाएंगे, 21 साल। बट अगर बिलो 6 मंथ है तो वो पीछे चला जाएगा। तो ये हो गई वो कंडीशन कि अगर आपका एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट में आ रहा है, बट अगर एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, उसके लिए भी सेम वही कंडीशन कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग देखना पड़ेगा, मतलब इनमें से जो भी कम होगा, विच एवर इज लीस्ट वाली बात हो गई कि एक्चुअल रिसिप्ट अमाउंट सेम 20 lakhs। और इसमें जो तीसरी कंडीशन हो गई कि हाफ मंथ ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 month सैलरी इनटू कंप्लीटेड सर्विस ऑफ ईयर। अब इसमें स्टूडेंट्स पहले भी हमने वही किया था, लेकिन वहां पे क्या है कि 15/26 है और यहां पे 15/30 है यहां पे जो है। और इसमें सर्विस कंप्लीटेड ईयर, मतलब इसमें अगर आपकी सर्विस जो है 29 साल 11 महीने भी हो गई तो 29 साल ही मानी जाएगी। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जो एक समझने वाली बात है। जानबूझकर आपको एग्जामिनर इसमें कंफ्यूज करने के लिए इसमें आपको मंथ ऐड कर देगा और आप फौरन कंफ्यूज हो जाएंगे कि ग्रेच्युटी एक्ट में, अब सिंपल सी बात है, आपको याद क्या रखना है कि ग्रेच्युटी एक्ट में अगर कवर हो रहा है तो इन एक्सिस ऑफ 6 month लेना है, अगर ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं हो रहा है तो आपको मंथ पूरे के पूरे छोड़ देने हैं। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है क्वेश्चन आपका, बहुत छोटी सी बात है, ये एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, तो एमसीक्यू के लिए भी आपको इसको याद रखना है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स पेंशन की, जो अगला रिटायरमेंट बेनिफिट होता है पेंशन का। पेंशन को भी इनकम टैक्स ने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, कम्यूटेड पेंशन और अनकम्यूटेड पेंशन। अब अनकम्यूटेड पेंशन क्या होती है? अनकम्यूटेड पेंशन वो होती है जो एक एम्प्लॉय को मंथली मिलती है, मतलब जब आप रिटायर हो गए हैं तो आपको मंथली पेंशन मिलेगी, तो वो सबके लिए टैक्सेबल होगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी। अनकम्यूटेड पेंशन मतलब, जो इसको आप सिंपल भाषा में अनकम्यूटेड का मतलब समझिए कि अगर आपको कोई मंथली पेंशन आपकी मिल रही है आफ्टर रिटायरमेंट तो वो आपके लिए पूरी तरह से टैक्सेबल होगी, चाहे आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, चाहे आप किसी प्राइवेट जगह से रिटायर हुए हैं। अब कम्यूटेड पेंशन क्या होती है? जो एक लमसम अमाउंट में आपको मिलती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। उसके लिए क्या हो गया? उसके लिए फिर से वही, यदि आप सरकारी एम्प्लॉय हैं तो मजे ही मजे, फिर से आपके लिए एग्जेम्प्ट हो गई पूरी की पूरी अमाउंट। बट अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यहां पे अब आपके लिए कंडीशन आ जाती है 2। इफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड तो 1/3 ऑल पेंशन का 1/3 पार्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इफ ग्रेच्युटी नॉट रिसीव्ड तो आपके लिए आधी, मतलब हाफ पार्ट ऑफ फुल पेंशन आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अनकम्यूटेड पेंशन सबके लिए टैक्सेबल, कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्टेड, नॉन गवर्नमेंट के लिए 2 कंडीशन है। इफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड 1/3 ऑफ पेंशन पार्ट इज एग्जेम्प्ट, इफ ग्रेच्युटी नॉट रिसीव्ड हाफ पार्ट ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्ट। इसी तरह से स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट क्या होता है? लीव एनकैशमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि लीव एनकैशमेंट या लीव सैलरी उसको कहा जाता है। तो ये क्या होता है कि एम्प्लॉय और एम्प्लायर, जो एम्प्लायर होता है मतलब वो एम्प्लॉय को अपनी कुछ छुट्टियां देता है जिनके बदले में सैलरी भी मिलती रहती है, मतलब साल में कुछ इस तरह की छुट्टी आपको मिलती है। तो जैसे कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत सारे सिंसियर तो लगभग सभी होते हैं
किसी को मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई सिंसियर नहीं होता, लेकिन बहुत सारे होते हैं जिसे आप कह देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो छुट्टी लेता ही नहीं है और उसकी छुट्टियाँ इकट्ठी होती रहती हैं एक अकाउंट में, जिसको कि रिटायरमेंट के बाद या कभी कभी ड्यूरिंग द सर्विस भी उसका बेनिफिट, उसके बदले में कुछ पैसे आपका एम्प्लॉयर आपको दे देता है। आपको इसको आप कह लीजिए कि भाई प्रोत्साहित करने के लिए कि जब मैंने छुट्टियां नहीं ली, जिसने छुट्टियां ली उसको भी सैलरी मिल गई, जिसने छुट्टी नहीं ली उसको भी सैलरी ही मिल रही है। तो जिसने छुट्टी नहीं ली है यहां पर उसको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट, जिसको लीव एनकैशमेंट हम कहेंगे। अब लीव एनकैशमेंट भी किस तरह से होता है कि अगर ड्यूरिंग द सर्विस आपको मिलता है तो पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगा सबके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। और अगर आपको रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है ये, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पूरी तरह से एग्जेम्प्ट। लेकिन अदर एम्प्लॉयज के लिए क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम लिमिट है इसकी 3 लाख, या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो मतलब आपको लीव एनकैशमेंट के बदले मिला है, या फिर 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। और उसके बाद आता है आपका लीव एनकैशमेंट में जो चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको कहा जाएगा कि अनअवेल लीव बेस्ड ऑन लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। मतलब जो उसकी छुट्टियां उसने नहीं ली हैं उसमें आपको, या इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि 30 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस विच एवर इज लीस्ट। इन चारों में से जो भी कम होगा वो आपका उतने अमाउंट का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो ये बात हो गई लीव एनकैशमेंट की। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और हम जान लेते हैं कि 2 और इसमें बातें रह जाती हैं, एक वीआरएस और एक रिट्रेचमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट से, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है कि इसका क्वेश्चन आने की संभावना पूरा, लेकिन एमसीक्यू में आ सकता है, तो इसको छोड़ना बहुत रिस्की हो जाएगा क्योंकि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वीआरएस की बात कर लेते हैं। वीआरएस की एग्जेम्पशन जो मिलती है उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 5 लाख, सेकंड एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और 3 मंथ्स सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज, या फिर सैलरी रिमेनिंग सर्विस लेफ्ट फ्रॉम रिटायरमेंट। मतलब कि जितना आपका रह गया है, मतलब अगर आप 60 साल की उम्र में रिटायर होने वाले थे और आपने 59 साल की उम्र में वीआरएस ले लिया, तो जो 1 साल की सर्विस है वो मैक्सिमम लिमिट उसकी रहती है। तो इसमें भी विच एवर इज लीस्ट, इन यानी कि चारों में से जो भी अमाउंट कम होगी वो आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अब थोड़ा सा मैं, अगर यहां पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि वीआरएस होता क्या है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट, जिसमें आपको कहेंगे कि कभी कभी एम्प्लॉय ये कहता है कि भैया मैं थक गया हूं, मुझसे अब और सर्विस नहीं हो रही है, आप मुझे रिटायर कर दीजिए। मतलब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जिसको आप कहेंगे कि मैंने अपनी खुशी से अपना रिटायरमेंट बिफोर रिटायरमेंट ले लिया है। मतलब जब मैं रिटायर होता 60 साल की उम्र में तो मैंने 1 या 2 साल पहले वो रिटायरमेंट ले लिया। ये वीआरएस है और इसकी कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कंपनसेशन ऑन रिट्रेचमेंट। ये क्या होता है? ये जब आपको एक तरह से सर्विस से निकाल दिया जाता है तो उसके बदले में जो कंपनसेशन आपको मिलता है उसकी एग्जेम्पशन की लिमिट क्या हो सकती है, वो भी मतलब इनमें से जो आपको चार्ट नजर आ रहा है इनमें से जो भी कम होगी, विच एवर इज लीस्ट। नंबर 1 मैक्सिमम लिमिट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट जो है इसमें वो है 5 लाख, या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो आपको एक्चुअल अमाउंट मिला है। और उसके बाद आता है 15 डेज ऑफ एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सैलरी। इसमें 15 दिन की एवरेज पे निकालेंगे एवरी कंप्लीटेड ईयर के लिए। ये हो गया रिट्रेचमेंट। इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है बट कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है। इसके संबंध में अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि आपके मन में आ रहा है तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर जाकर के डीएम कर सकते हैं और इसके संबंध में कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो आप हमें वहां पर पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब पहुंचते हैं हम इस रिटायरमेंट बेनिफिट के आखिरी पोर्शन पर, जिसमें हम बात करेंगे प्रोविडेंट फंड की। प्रोविडेंट फंड जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट इसलिए भी कह सकते हैं उसको क्योंकि प्रोविडेंट फंड जो भी होता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है। फंड जैसा कि नाम से आपको लग रहा है कि कोई भी आप किसी भी काम के लिए आपको करने के लिए आप थोड़ा अमाउंट कहीं इकट्ठा कर रहे हो और किसी
स्पेशल पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल आपको कहीं घूमने ही जाना है, उसके लिए आप फंड इकट्ठा करते हैं। तो इसी तरह से फंड इकट्ठा किया जाता है आदमी अपने रिटायरमेंट के लिए, कि रिटायरमेंट के बाद एक सर्टेन अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट मुझे मिल जाए, जिसको कि वो इकट्ठा करता है। अब उस इकट्ठा करने में कुछ उसका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, कुछ उसके एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो प्रोविडेंट फंड को जानने के लिए सबसे पहले तो 4 इंपॉर्टेंट बातें जाननी सबसे जरूरी होती हैं, जिसको समझने के बाद शायद प्रोविडेंट फंड हमेशा के लिए आपके लिए बहुत आसान हो जाए। इसमें 4 बातें होती हैं स्टूडेंट्स, कि प्रोविडेंट फंड में नंबर 1 हो गया एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब मेरा खुद का, अगर मैं एम्प्लॉय हूं, मेरा खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि जिसमें एग्जेम्पशन का, अब ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब मैं कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं तो उसमें एग्जेम्पशन का मतलब ही नहीं आता, उसमें एग्जेम्पशन की बात ही खत्म हो जाती है। वो उसका मुझे बेनिफिट मिलेगा भी तो डिडक्शन के रूप में मिल जाएगा। सेकंड आता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन मेरी इनकम हो सकती है, मतलब मेरी इनकम, इसलिए इसमें बात करेंगे हम एग्जेम्पशन की। थर्ड पॉइंट क्या आता है इसमें? थर्ड पॉइंट आता है इसमें इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इनकम, तो इसमें भी हम एग्जेम्पशन की बात करेंगे। उसके बाद क्या आती है बात, यानी कि इसकी मैच्योरिटी, कि ये जब मैच्योर हो जाएगा या ये रिटायरमेंट के बाद मुझे जब मिलेगा, वो भी मेरा क्या हो सकता है, कि जब कोई चीज मुझे मिल रही है तो क्या हो सकती है, वो भी मेरी इनकम हो सकती है। तो 4 बातें हो गई, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, एंड जब मुझे ये पूरा इकट्ठा होकर के एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मुझे मिलेगा। तो ये हो गई इसकी बातें। अब इसमें जान लेते हैं कि ये ड्यूरिंग द सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट। अब ड्यूरिंग द सर्विस की अगर हम बात करें कि ड्यूरिंग, अब इसमें स्टूडेंट जान लेते हैं कि इसमें मुख्यतः 3 फंड की हम बात करते हैं। 3 फंड कौन कौन से हो गए? आरपीएफ, यूपीएफ और एसपीएफ। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, और इसमें एक और हम ऐड कर देते हैं पीपीएफ, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं जाना था और बहुत आसान फंड है वो। तो स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द जो एम्प्लॉयमेंट हमें इसका बेनिफिट्स मिलेंगे, तो इसमें सबसे अच्छा फंड जो माना जाता है वो माना जाता है एसपीएफ। एसपीएफ का क्या होगा? एसपीएफ पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है इन एवरी कंडीशन। मतलब एसपीएफ कैसे? एसपीएफ फुल्ली एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट मिलेगा हमें 80C में, और इसका जो इंटरेस्ट मिलता है हमें वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। अब बात करते हैं आरपीएफ की, रिकॉग्नाइज्ड फंड। तो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट हम अभी बात कर रहे हैं, तो इसमें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का जो हमें बेनिफिट जो मिलेगा हमें, वो 12% तक तो अगर होगा हमारी सैलरी का तो हमारे लिए होगा एग्जेम्प्ट, उससे ऊपर टैक्सेबल। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन अगेन 80C में। इंटरेस्ट क्रेडिटेड, जो इसमें इंटरेस्ट मिलेगा वो 9.5% से अगर ऊपर जाएगा तो टैक्सेबल होगा। अब ये रिटायरमेंट के टाइम पे क्या होगा ये हम जानेंगे आरपीएफ के बारे में बाद में। एसपीएफ तो पूरा जब रिटायरमेंट के टाइम भी जो मिलेगा वो पूरा एग्जेम्प्ट ही होगा। अब तीसरा इसमें बात कर लेते हैं हम अनरिकॉग्नाइज्ड पीएफ। अनरिकॉग्नाइज्ड पीएफ यहां पे नॉट टैक्सेबल, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन भी टैक्सेबल नहीं है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन की डिडक्शन नहीं मिलती, और इंटरेस्ट जो मिलता है वो भी टैक्सेबल नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये तो सबसे बढ़िया हो गया, आप एसपीएफ को बढ़िया कह रहे थे, लेकिन ये तो यूपीएफ भी बढ़िया हो गया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम पर जब ये हमें इकट्ठा होकर के मिलेगा तब इसमें झोल है, तब ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब ये इसमें हो गए कि एसपीएफ तो पूरा एग्जेम्प्ट हो गया रिटायरमेंट के टाइम पे भी। पीपीएफ का जो हो गया, पीपीएफ की जो बात है, पीपीएफ होता ही अपना है, तो उसमें एप्लीकेबल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात ही नहीं आती। जैसे मैंने आपको शुरू में जो 4 पॉइंट बताए हैं कि इसमें हमें देखने होते हैं कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट एंड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो पीपीएफ में बात ही खत्म हो जाती है, उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वो नॉट एप्लीकेबल वाली बात हो गई। तो अब हमारे पास बचते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट में देखने में, जब रिटायरमेंट के टाइम पे मैच्योरिटी मिलती है, आरपीएफ एंड
यूपीएफ यानी कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को पहले समझ लेते हैं कि जब वो रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है तो वो कब एग्जेम्प्ट होता है और कब टैक्सेबल होता है। अगर कोई एम्प्लॉय 5 साल से ज्यादा अपने एम्प्लॉयर के यहां सर्विस दे देता है तो आरपीएफ जो है वो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं देता है उसमें फिर 2 कंडीशन देखी जाती हैं कि वो उसने 5 साल से पहले सर्विस क्यों छोड़ी है। कहीं अगर उसको टर्मिनेट किया गया है कि उसकी बीमारी की वजह से, या फिर एम्प्लॉयर ने अपना बिजनेस ही खत्म कर दिया गया है। अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन है तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तब ये टैक्सेबल हो जाएगा। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इंपॉर्टेंट है रिटायरमेंट बेनिफिट के पॉइंट से। रिटायरमेंट बेनिफिट के पॉइंट से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि थोड़ा सा इसमें झोल है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि ये पूरा जो है टैक्सेबल होता है, बट उसकी कुछ शर्तें होती हैं। उसमें शर्त क्या होती है कि जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल नहीं होता, बट एम्प्लॉय के जो कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्स। उसको जब हम अदर सोर्स का हेड पढ़ेंगे वहां देखेंगे। और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है और जो उसका कंट्रीब्यूशन होता है वो पूरा टैक्सेबल होता है अंडर द हेड ऑफ सैलरी। तो ये हो गया अनरिकॉग्नाइज्ड फंड। तो स्टूडेंट्स ये सब हो गए रिटायरमेंट बेनिफिट। अगली वीडियो में हम जानेंगे अलाउंसेस के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। हैव अ नाइस डे।